हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान विदाउट फिल्टर। आज की वीडियो एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है जिसका नाम है फॉर्म 10A, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आता है। अगर आप ट्रस्ट, सोसाइटी या एनजीओ रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं या फिर आप 12A/80G अप्रूवल लेना चाहते हैं तो फॉर्म 10A आपके लिए मैंडेटरी है। लेकिन सवाल ये है, फॉर्म 10A होता क्या है, कौन फाइल कर सकता है, कैसे फाइल होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, अगर डेडलाइन मिस हो गई तो क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म 10A को A to Z सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन बिना किसी टेंशन के कंप्लीट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज बिना टाइम वेस्ट किए फॉर्म 10A को शुरू से समझते हैं। तो ये एक लैपटॉप की अब मैं अपनी स्क्रीन पर ले आया हूँ और ये मैंने एक पीपीटी तैयार करी है जिसके हेल्प से मैं आपको फॉर्म 10A समझाने की कोशिश करूँगा। और फिर वीडियो के लास्ट में हम लोग एक रजिस्ट्रेशन को भी देखेंगे कि कैसे क्या रजिस्ट्रेशन होता है और कैसे फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल पर फिल किया जाता है और कैसे सबमिटिंग होती है। तो सबसे पहला सवाल कि व्हाट इज फॉर्म 10A। फॉर्म 10A क्या है? फॉर्म 10 एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। अगर मैं बताऊं, एक ऑनलाइन फॉर्म है जो इनकम टैक्स पोर्टल पर फाइल किया जाता है जब कोई ट्रस्ट या सोसाइटी अपने लिए 12AB रजिस्ट्रेशन या टीजी अप्रूवल लेना चाहती है। अच्छा, 12AB अब हो गया है फाइनेंस एक्ट 2020 से। पहले इसको 12A की सूची में रखा जाता था, पहले इसको 12A बोला जाता था। अभी 12AB न्यू जो फाइनेंस एक्ट 2020 आया था उसमें जिसका नाम जो है ऑल्टर करके 12AB कर दिया गया था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फॉर्म 10 एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर फाइल करते हो, और जो कि एक चैरिटेबल एंटिटी ही फाइल कर सकती है, और उसको अपना अप्रूवल लेना होता है। 12AB रजिस्ट्रेशन या फिर टीजी रजिस्ट्रेशन अप्रूवल लेना चाहती है तो फॉर्म 10 फाइल किया जाता है। ठीक है। तो एन एप्लीकेशन filed on the income tax portal, जैसा मैंने बताया, by the trust or the society seeking registration or approval. अच्छा, who needs it? Any organization that wants its income to be a tax free or wants donor to receive a tax benefit on their contribution। मतलब ये एक तरीके का किस लिए होता है, तो आप जो ट्रस्ट की इनकम रहती है, जो उनको रिसीव मिल रही होती है डोनेशंस के थ्रू या फिर किसी और ऑब्जेक्टिव के थ्रू, तो उनको जो रिसिप्ट मिली है वो इनकम का पार्ट ना हो करके वो टैक्स फ्री है, क्योंकि उनको वो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर ही यूटिलाइज करनी है। तो उन्हें इस सर्टिफिकेट के अंडर ही एग्जेम्पशन मिलती है कि सेक्शन 11 के अंडर, 12 के अंदर या फिर 1023C के अंदर किसके अंदर वो फॉल करके अपनी चैरिटेबल एक्टिविटी को वो एग्जेम्प्ट करा रहे हैं। तो इसके लिए होता है। तो दो पर्पस है, या तो वो अपनी इनकम को टैक्स फ्री कराना चाहती है चैरिटेबल एंटिटी, और या तो 80G डोनेशंस जो डोनर को मतलब एक तरीके का अपना रिटर्न फाइलिंग करते वक्त एक बेनिफिट मिलता है 80G के अंदर, उसके लिए वो ले सकता है। तो ट्रस्ट को मतलब 80G का भी डोनेशन होना जरूरी है और 12 का भी डोनेशन होना जरूरी है। 80G का डोनेशन आपको जरूरत तब इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर आपकी एनजीओ को किसी ने अगर डोनेशन दे रहा है तो आप उसको वो सर्टिफिकेट देते हो 80G का अपना पोर्टल पे फिल करके, तब आपका एक छोटा सा फॉर्म जनरेट होता है, एक एक्नॉलेजमेंट टाइप की, जिससे वो एज अ प्रूफ अपनी डोनेशन सामने अपने आईटीआर में क्लेम कर सकता है। तो ये है एक तरीके का व्हाट इज फॉर्म 10A। टू की पर्पस ऑफ फॉर्म 10A, जैसा कि मैंने बताया कि सेक्शन 12AB के अंदर जो ट्रस्ट की अपनी इनकम है उसको टैक्स फ्री एग्जेम्पशन करने के लिए इसका सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। सेक्शन 11 और 12 के अंदर आप इसकी एग्जेम्पशन ले सकते हो, या फिर 80G अप्रूवल, डोनर रिसीव a tax deduction on every donation made to your trust। हु मस्ट फाइल फॉर्म 10A? ये अच्छा कि कौन कौन जो है, मतलब कौन लोग फाइल कर सकते हैं फॉर्म 10A को। तो सबसे पहले ही अगर ये एनजीओ के लिए, तो जितनी भी चैरिटेबल एंटिटीज रहेंगी वही सिर्फ खाली फाइल कर सकते हैं। मतलब कंपनीज, प्रोप्राइटर, पार्टनर, इन सबका तो नाम ही हट गया यहाँ से। सिर्फ जो चैरिटेबल ही एंटिटी है वही खाली आ रहा है। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हो गई जो रजिस्टर्ड अंडर स्टेट ट्रस्ट लॉज के अंदर ही अगर रजिस्टर्ड हो, या फिर रिलीजियस ट्रस्ट हो गई, सोसाइटी हो गई हमारी, या फिर सेक्शन 8 कंपनी हो गई जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर जो रजिस्टर्ड होती है। तो ये चार लोग ही इसको जो है फाइल कर सकते हैं।
बेनिफिट्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन, इस रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट क्या रहते हैं? तो ट्रस्ट की इनकम, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि ट्रस्ट की इनकम को टैक्स फ्री करने के लिए ही इसका रजिस्ट्रेशन लिया जाता है। तो सबसे पहला कि ट्रस्ट की इनकम को टैक्स फ्री करना होता है। फिर डोनर को डिडक्शन मिलती है अपने आईटीआर जब वो फाइल करता है, तो डोनर को डिडक्शन मिल सकती है 50% के अंदर, 100% के अंदर। मोस्टली 50% ही है, अगर आपका कुछ मतलब गवर्नमेंट एंटिटी जैसी है तो 100% हो सकता है। तो फिर इसके बाद आपका सीएसआर फंडिंग मिलने में आसानी रहती है। और फिर चौथा, आपकी जो अगर ट्रस्ट की क्रेडिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। तो ये बेनिफिट्स ऑफ होते, मतलब रजिस्ट्रेशन लेने की ये मूल बेनिफिट्स रहते हैं कि किस लिए रजिस्ट्रेशन लिया जाता है। स्टार्टिंग में ही बताया तो अच्छा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो आपको एक रजिस्टर्ड जो आपकी ट्रस्ट बनी होगी या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपकी अगर वो एंटिटी बनी होगी, अगर कंपनी है तो कंपनी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगेंगे, सोसाइटी है सोसाइटी के रजिस्टर्ड बनेंगे। तो आपके जैसे भी होंगे डॉक्यूमेंट्स, तो जैसे फॉर एग्जांपल ट्रस्ट है तो आपको ट्रस्ट डीड की जरूरत पड़ेगी, ट्रस्ट का पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। सेम सोसाइटी तो सोसाइटी का पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, कंपनी कंपनी के पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। सारे मतलब जो ट्रस्टीज हैं या फिर जो हैं एनजीओ में डायरेक्टर्स हैं जो भी हैं, उनके सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना। और फिर बैंक अकाउंट डिटेल लगेगी ट्रस्ट की। और प्रूफ ऑफ एक्टिविटी, अगर वो कमिस्ट कर चुके हैं, मतलब बिजनेस धंधा उनका जो है ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है, तो प्रूफ ऑफ एक्टिविटी लगेगा। तो ये सब चीज़ों की आपको जरूरत पड़ सकती है। फिर क्रिटिकल ट्रस्टी रिक्वायरमेंट, अच्छा ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मोस्टली यहाँ वैलिड नहीं रहता है, या फिर ये कहूँ कि यहाँ पे भी वैलिड रहता है और आपको सॉरी फॉर्म 10 AB में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। ई रिवोकेबल क्लॉज, मतलब एक तरीके का रहता है कि आप एक तरीके से ध्यान रखिएगा कि ट्रस्ट डीड जब भी आप बनाए, ट्रस्ट डीड या फिर आप एनजीओ बना रहे हैं सेक्शन 8 कंपनी, मतलब तो जो आपके एमओए में या फिर ट्रस्ट डीड में एक इरिवोकेबल क्लॉज होना चाहिए। इरिवोकेबल क्लॉज का मतलब ये एक तरीके का रहता है कि जो आपके ट्रस्टी हैं या फिर डायरेक्टर हैं, वो कभी भी सडन एंटिटी को बंद नहीं कर सकते। उसको जो है सडन डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। उसका एक नियम कायदा कानून रहेगा कि उनको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जो ट्रस्ट की एसेट हैं वो किसी सिमिलर ट्रस्ट को देनी पड़ेंगी। सेटलर, डायरेक्टर, ये कोई भी ट्रस्ट की एसेट को अपने घर नहीं ले जा सकते, अपने नाम नहीं करा सकते। तो एक तरीके का ट्रस्ट के अंदर एक क्लॉज आपको डालना पड़ेगा कि ट्रस्ट जो है वो इरिवोकेबल है, वो ऐसे डिसॉल्व नहीं हो सकती बिना बिना किसी नियम कायदे कानून के। कि पता चला आपने सडन कोई ट्रस्ट खोली और उसमें किसी को लैंड नाम कराया, और लैंड जो है फिर किसी अपने ट्रस्टी को नाम करा करके तुरंत सडन ट्रस्ट बंद कर दी। इन सब इलीगल चीजों को रोकने के लिए ये क्लॉज डाला जाता है। तो इरिवोकेबल क्लॉज आपके ट्रस्ट डीड में पड़ा पड़ा होना चाहिए। यहाँ पे इस क्लॉज से रिलेटेड क्या है कि जब आप फॉर्म फाइल कर रहे होंगे, तो वहाँ पे इस क्लॉज के बारे में पूछता है। तो वहाँ पे भी ऑप्शन आपको यस और नो करना पड़ता है। और उसके बाद जब इसका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाता है और आपको जब अप्रूवल के लिए जाना पड़ता है, तब वहाँ पे आपको तो इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी एओ जो है इस चीज को मांग लेता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट बना है उसमें जरा मेरे को आप इरिवोकेबल क्लॉज दिखाइए। तो ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर ये हमारी रजिस्ट्रेशन जर्नी है। सबसे पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। फिर आपको फॉर्म 10A फाइल करना है। फिर फॉर्म 10A अगर आपका सही से फाइल होगा तो अथॉरिटी आपको प्रोविजनल अप्रूवल दे देगी। और प्रोविजनल अप्रूवल जो है आपको फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, प्रोविजनल अप्रूवल जब आपको आता है, प्रोविजनल अप्रूवल, तो उसमें होता क्या है कि जब आपको अप्रूवल मिल गया प्रोविजनल, तो उसके एक्टिव जब आपको प्रोविजनल अप्रूवल मिल जाता है, तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे जो हम लोग को ध्यान देने चाहिए एक फॉर्म 10 अप्रूवल में पहले जाने से पहले। तो सिंपल सा होता है, ज़्यादा कोई हेक्टिक नहीं होता है, सिर्फ खाली ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाता है। बस ये सॉरी, बस ये है कि इस फॉर्म का होना, इस सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रस्ट को अपनी एग्जेम्पशन अगर क्लेम करनी है, अपनी इनकम को अगर एग्जेम्प्ट कराना है। तो चलिए मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे ले चलता हूँ कि फॉर्म कैसा दिखता है और क्या क्या आपको फिल करना चाहिए, क्या क्या क्लॉजेस रहते हैं वहाँ पे, क्या क्या सेक्शंस हैं, कैसा क्या डेटा रहता है। तो आइए मैं आपको एक ड्राफ्ट फॉर्म को फिल करना बताता हूँ कि कैसे क्या आप भरोगे वहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इनकम टैक्स पोर्टल पे आ चुका हूँ और मैंने एक क्लाइंट का लॉगिन कर लिया है।
तो इनकम टैक्स पोर्टल पे आ करके आपको जो फॉर्म 10A है वो आपको इनकम टैक्स फॉर्म में मिलेगा। इनकम टैक्स फॉर्म में आप फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में आएंगे और इसके बाद आने के बाद आप पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम वाले टैब पे इधर आएंगे। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये फॉर्म 10 आपको मिलेगा, टैक्स एग्जिम्पशन एंड रिलीफ। इसको आप क्लिक करेंगे, फाइल नाउ। फाइल नाउ पे आकर के आपको सबसे पहले अपना ये आपको पैन ऑटो पॉपुलेटेड आ ही रहा होगा, सबमिशन भी ऑनलाइन ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा होगा। फाइलिंग टाइम में आपको सेलेक्ट करना है कि आपका ये कॉन्डोनेशन है या फिर ओरिजिनल है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अगर फाइल कर रहे हो तो आपके लिए तो ओरिजिनल ही रहेगा। कॉन्डोनेशन आप तब आप सिलेक्ट करोगे जब आप डिले हो चुके हो, टाइम लिमिट आपकी खत्म हो चुकी हो, तब आप कर सकते हो। तो ओरिजिनल सेलेक्ट कर लिया। ईयर आपका ऑटोमेटिक जो इतना जो भी आ रहा होगा आप वही ले सकते हो, कंटिन्यू कर लोगे आप। तो छोटा सा नोट आएगा, इसको आप ओके करके आगे बढ़ जाओगे। लेट्स गेट स्टार्टेड करोगे तो ये आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। वो फिल आपको करते रहना, मतलब करोगे तब जा करके आपका सब कुछ हो पाएगा। तो चलिए मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हर एक पॉइंट्स को समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे के अंदर डेटा आता है और कैसे आपको फिल करना है और क्या हर एक क्लॉज सेक्शन कहता है। जो सबसे पहले हम लोग पहले वाले कॉलम पे आते हैं। यहाँ पे पैन आपका ऑटो पॉपुलेटेड आएगा, ट्रस्ट का नाम ऑटो पॉपुलेटेड आएगा, एड्रेस ऑटो पॉपुलेटेड आएगा, सब पूरा। फिर यहाँ पे सेक्शन कोड आएगा। सेक्शन कोड में आपको दो ही सेक्शन कोड दिखा रहा होगा। 12A के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या फिर 80G का आपको सर्टिफिकेट लेना है। तो हम लोग 12A के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग 12A को जैसे सेलेक्ट कर लिया मैंने। इसका रजिस्ट्रेशन जो है नॉट एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन मेंशन इन द फॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, ये फॉर्म पहले भर चुके हैं हम लोग, तो वो उसकी इंडिकेशन दे रहा है। तो ये तो एक तरीके मैं ड्राफ्ट ही आपको बता रहा हूँ। फिर आपको नेचर ऑफ एक्टिविटीज अपनी सेलेक्ट करनी नहीं है कि आप चैरिटेबल हो, रिलीजियस हो या फिर रिलीजियस कम चैरिटेबल हो। तो जैसे चैरिटेबल है तो हम चैरिटेबल सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपना सेलेक्ट कर लेना है कि आप ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, कंपनी हो या फिर अदर हो। तो जैसे ट्रस्ट है हम, तो ट्रस्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर वेदर द एप्लीकेंट इज एस्टैब्लिश अंडर एन इंस्ट्रूमेंट। तो हाँ, हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही हर चीज, मतलब जो भी एंटिटी होगी किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही बनी होगी। अगर सेक्शन एट कंपनी है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बनी होगी। सोसाइटी है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर बनी होगी। ट्रस्ट है तो ये भी रजिस्ट्रार के अंदर बनी होगी। तो यस, फिर हम लोग यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन डेट डाल देंगे, कंपनी है और कौन सी अथॉरिटी ने हम लोग को वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया है, उस अथॉरिटी का यहाँ पे नाम डाल देंगे। यहाँ पे मतलब उसका वो डाल देंगे, सॉरी, यहाँ पे उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल देंगे। अगर कंपनी है तो उससे नंबर डाल देंगे। सोसाइटी है तो सोसाइटी पंजीकरण संख्या में आपको मिलती है एक यूनिक नंबर मिलता है, वो यहाँ पे डाल दोगे। ऐसे ट्रस्ट का भी आपको मिलता है, तो यहाँ पे ट्रस्ट का भी आप आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल दोगे और किस अथॉरिटी ने आपको ग्रांट किया है वो सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट की अथॉरिटी यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। फिर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेंट बताना है कि आपकी जो एंटिटी बनी है वो किस ऑब्जेक्ट के तहत काम करेगी। रिलीजियस काम करेगी, रिलीफ के जो गरीबों की मदद करने पे काम करेगी, शिक्षा में काम करेगी, स्वास्थ्य पे काम करेगी, जो भी आपकी एक्टिविटी फॉलो कर रही हो उसको आप टिक करोगे। फिर ये पॉइंट नंबर 6 कहता है वेदर द ट्रस्ट डीड कंटेन, अच्छा ये मैंने जो आपको बताया था वही चीज कि वेदर द ट्रस्ट डीड कंटेन द क्लॉज दैट द ट्रस्ट इज इरिवोकेबल। तो यहाँ पे आप नो अगर करोगे तो आपको ये बढ़ने नहीं देगा आगे, क्योंकि ट्रस्ट डीड में इरिवोकेबल क्लॉज होना चाहिए। ट्रस्ट डीड में क्या, आपके एमओए में भी, आप सोसाइटी डीड बनाते हो उसमें भी होएगा, ट्रस्ट डीड में आपको रखना ही पड़ेगा। तो इसको आप यस ही करना हमेशा। फिर इसको आप सेव कर दोगे। अगर सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपने करेक्ट फिल करी होगी तो आप इसको सेव कर दोगे। सेव करके यहाँ पे वो आगे बढ़ने को दे देगा आपको। यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। अगर आपने सब कुछ सही सही सेव करा होगा तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। फिर आप लोग सेकंड वाले टैब पे चलते हैं, अदर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। वेदर द एप्लीकेंट इज रजिस्टर्ड ऑन द दर्पण पोर्टल। आपको दर्पण पोर्टल का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर आपने नहीं किया है तो आप करवा लीजिएगा। मैं बहुत जल्दी एक दर्पण पोर्टल का भी एक रजिस्ट्रेशन लाऊंगा कि दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है। अगर आपको दर्पण पोर्टल के भी रजिस्ट्रेशन की वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में यस लिख सकते हैं। मैं उसको भी, दर्पण पोर्टल को भी आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूंगा, सिंपल लिमिट टर्म में, कि दर्पण पोर्टल किस लिए होता है, क्यों रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है और इसके क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास अगर दर्पण पोर्टल रजिस्ट्रेशन हो तो आप यस करके उसकी यहाँ पे ऐड डिटेल्स करके सारी डिटेल्स भर देंगे, कब आपको मिला, किस अथॉरिटी ने ये दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर विद द दर्पण पोर्टल ऑफ नीति आयोग, ये सेलेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। सर्टिफिकेट में आपको मिलेगा दर्पण पोर्टल के।
आपने किस दिन रजिस्ट्रेशन लिया वो बताना पड़ेगा आपको, नीति आयोग अथॉरिटीज को ग्रांट करती है, और किस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव रहा, इसको आप ऐड कर दोगे तो ये टैबुलर एक ऐड हो जाएगा टैब। फिर इसके बाद आपका वेदर एनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मेड बाय द एप्लीकेंट इन द पास्ट हैज बीन रिजेक्टेड, अगर आपने कुछ पूर्व में कोई एप्लीकेशन डाल रखी हो और जो अथॉरिटी ने आपकी रिजेक्ट कर दी हो, किसी डॉक्यूमेंट्स के ना मिलते चलते, या फिर आपने कुछ गलती कर दी हो फॉर्म में और उसने रिजेक्ट कर दिया आईटीबीए ने, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि हाँ आपने कोई एप्लीकेशन डाली थी पहले, वो रिजेक्ट हो चुकी है। तो अगर आपके केस में नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। whether claiming exemption under clause 21 of the section 10 of the income tax act। अच्छा, ये बात कर रहा होता है सेक्शन आपका साइंटिफिक और रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर। अगर आपकी ट्रस्ट कोई ऐसी एग्जेम्पशन क्लेम करती है जो कि रिसर्च और साइंटिफिक डेवलपमेंट के ऊपर हो रही होती है, तो आप यहाँ वो बताओ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आप कर रहे हो तो यस करोगे, अगर आप नहीं कर रहे हो तो नो करके आप आगे बढ़ जाओगे। सेव करने का ऑप्शन आपको दे देगा। मुझे बैक का ऑप्शन अब नहीं देगा तो मुझे इसको वापस से लाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग तीसरे वाले पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे आपको की डिटेल्स ऑफ की पर्सन देनी है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ ऑथर, सेटलर, फाउंडर, ट्रस्टी, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जो भी आपकी एंटिटी, किस टाइप का भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो, आपको यहाँ पे देना होगा। डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर की यहाँ पे डिटेल्स करके सबके नाम देने पड़ेंगे। रिलेशन आपको बताना पड़ेगा कि वो ट्रस्ट में किस पदवी पे काम कर रहे हैं। उनका कुछ आईडी कोड आपको देना पड़ेगा। उनका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपको चाहिए होगा। उनका पता चाहिए होगा, पिन कोड चाहिए होगा, और यहाँ पे जितने भी आपके होंगे 1 2 3 4 5 6 10, वो सब आप भर करके सारे ऐड करा दोगे। और फिर ऐड कराने के बाद हम लोग अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले चलते हैं। अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो आप कर दोगे। अच्छा, फिर नीचे वाला 9B पॉइंट कहता है, इन केस इफ एनी पर्सन एज मेंशन इन दी रो 9A इज नॉट एन इंडिविजुअल। ऊपर वाले में आपके सब इंडिविजुअल आ रहे होंगे, कोई ऐसा है जो इंडिविजुअल नहीं है, उसकी डिटेल आप यहाँ नीचे वाले 9B कॉलम में फिल करोगे। फिर डिटेल्स ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज आपको फिल करनी होगी। तो ये जो पॉइंट नंबर 10 है, ये ऑटोमेटिक फिल होकर के मेरे में आ रहा है इस केस में, क्योंकि ये न्यूली इनकॉर्पोरेटेड ट्रस्ट है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई एंटिटी है जो कि पहले इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और आपकी फाइनेंशियल्स फाइल हो चुकी हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भरा हुआ नहीं आएगा, आपको फिर खुद फिल करना पड़ेगा। तो आप यस और नो उस टाइम पर सिलेक्ट करिएगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल हो उस ईयर के तो आप यहाँ पे उसकी फिगर्स फिल करेंगे, और अगर नहीं है, न्यूली इनकॉर्पोरेट एंटिटी है, तो यहाँ पे सब आप 0 0 0 0 करके आगे बढ़ जाइएगा। कोई भी फील्ड को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। फिर इसके बाद आपको इनकम डिटेल्स देनी है, तो सेम एसेट एंड लायबिलिटीज की तरीके ही इनकम डिटेल्स पे भी सेम चीज ही वेरी करेगी। अगर आपको कुछ इनकम प्रीवियस में हुई हो, ट्रस्ट ने कोई डोनेशन रिसीव करी हो और आपने आईटीआर वाईटीआर फिल करा हो, तो आप ईयरली वाइज यहाँ पे डिटेल देंगे। अगर आपने कुछ नहीं फिल कर रखा है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड ट्रस्ट है अगर, तो आपको जो इस ईयर में वो इनकॉर्पोरेट हुई है और कुछ नहीं हुआ, तो वो ईयर सेलेक्ट करके आप हर जगह यहाँ पे हर फिगर्स में 0 0 0 0 फिल करके आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर ये कॉलम आपका ब्लॉक आएगा, क्योंकि ये ट्रस्ट जो है रिलीजियस चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर बनी ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक पॉपअप ही पूरा ये ब्लॉक करके आएगा। फिर आपको यहाँ पे एक वेरिफिकेशन का टैब मिल जाएगा, जिसमें आपको जो भी ट्रस्टी के सेटलर होंगे या प्रिंसिपल ऑफिसर होंगे, वो यहाँ पे पूरे फॉर्म को वेरीफाई करेंगे कि हाँ सारी जानकारी जो मैंने दी है वो सब सही है, और मैं पूरी इस चीज़ का जिम्मा उठाता हूँ, तो पूरा सब कुछ जो हर चीज़ करेक्ट और फेयर है। तो उनके पिता का नाम यहाँ डाल देंगे आप, फिर ये अंडरटेकिंग को सारी पूरा टिक कर देंगे, एड्रेस डाल देंगे, सेव करा देंगे। इसके बाद आपको अटैचमेंट लगाने हैं। तो अटैचमेंट अगर आपकी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड ट्रस्ट है, जैसा कि मैंने बताया, तो आप यहाँ पे ट्रस्ट डीड लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड और जो जो मेन मैंडेटरी पॉइंट है वही आपको लगाने हैं खाली। पहले वाले में भी आप ट्रस्ट डीड लगा दीजिए, दूसरे वाले में आप ट्रस्ट डीड लगा दीजिए, तीसरे वाले में आप दर्पण पोर्टल का कुछ लगा दीजिए, है ना। और फिर यहाँ पे ये एक पॉइंट है, तो अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड ट्रस्ट है अगर आपकी, तो यहाँ पे भी आप ट्रस्ट डीड लगा दीजिए कुछ। और अगर आपके कुछ फाइनेंशियल फाइल हो चुके हों पहले कि आपको मिल सकते हैं, तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल फाइल कर लिए, क्योंकि बेसिकली ये जो कॉलम है वो फाइनेंशियल्स का ही है।
प्रायर फाइनेंशियल ईयर का। तो आपको अगर कोई आपके फाइनेंशियल्स फाइल हुए थे पहले जिनकी आपके पास कॉपी है, तो यहाँ पे आप सर्टिफाइड कॉपी लगाएंगे। और ऊपर आप जो है अपना इंस्ट्रूमेंट ट्रस्ट डीड लगा देंगे, पैन लगा देंगे, दर्पण पोर्टल का रजिस्ट्रेशन लगा देंगे अगर आपने ले रखा है ना। तो जो मैंडेटरी फील्ड है उनको आप खाली नहीं छोड़ सकते, मैंडेटरी तो आपको भरनी ही भरनी है। तो यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप सेव करा देंगे, और सेव कराने के बाद आपका प्रीव्यू का टैब, जो अगर आपने सब कुछ सही फिल किया होगा तो प्रीव्यू का जो ये वो है टैब यहाँ पे, ये ओपन हो जाएगा। और प्रीव्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा फॉर्म जो आपने भरा होगा वो सामने विजिबल हो जाएगा। और उसमें आप एक बार लास्ट अपनी एक हर चीज़ एक बार चेक कर लीजिए फाइलिंग करते टाइम, कि मैंने हर चीज़ सही फिल करी है कि नहीं फिल करी है। अगर सब कुछ सही होगी तो आप प्रोसीड टू ई वेरीफाई का ऑप्शन यहाँ पे नीचे आ रहा होगा, प्रोसीड टू ई वेरीफाई करेंगे। और ई वेरीफाई कराने के बाद आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे कि आप ओटीपी से कराना चाहते हैं कि डीएससी से कराना चाहते हैं, और एक और शायद ऑप्शन रहता है। तो जो भी आपके लिए रेलिवेंट हो वो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और कराने के बाद आप फॉर्म सबमिट देने कर देंगे। आप जब फॉर्म सबमिट कर देंगे तो कुछ महीनों बाद आपको जो है ऑटोमेटिक जो है, अगर सब कुछ आपका सही रहता है, अथॉरिटी को अगर सही लगता है, वैलिड लगता है, तो आपको वो फॉर्म 10AC के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगी 12A का, जो कि 3 साल के लिए वैलिड रहता है। 3 साल बाद आप इसको जो है परमानेंट अप्रूवल में डालने के जा सकते हो। 3 साल के पहले भी जा सकते हो, वो एक लिमिट रहती है। एक मतलब 2 पॉइंट्स रहते हैं जिसमें आप जो भी अर्लियर हो जाता है उनमें से आप जा सकते हो, कि आपको जैसे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल गया तो और आपकी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप अप्रूवल के लिए जा सकते हो। और या तो आपका जो भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला है और वो जब एक्सपायर होने वाला होता है तो उसके 6 महीने के पहले पहले, इन दोनों सिचुएशंस में से जो भी आपकी पहली होगी, तो ऑफकोर्स पहले वाली ही पहली होगी, तो अब जो है तब अप्रूवल के लिए जाते हो। तो जो कंडोनेशन वाला पॉइंट था स्टार्टिंग में, कि आपको कंडोनेशन है कि ओरिजिनल है, तो वो वहाँ रिलाई करता है कि अगर आप जो आपकी टाइम लिमिट थी उसके बियॉन्ड अगर आप चले गए हो और आपको फाइल कर रहे हो, तो कंडोनेशन आपको लेना पड़ेगा, और उसमें आपको अपनी रीजन बताना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं फाइल करता मौके पे। तो ऐसा कुछ होता है फॉर्म 10। तो आई होप आपको मैंने जो है फॉर्म 10 छोटा सा फॉर्म होता है, ज़्यादा मतलब इतना टेक्निकल नहीं होता है। तो आई होप मैंने आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश करी होगी कि फॉर्म 10 कैसे क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या पर्पस के लिए फाइल किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और कैसे पोर्टल पे फॉर्म विजिबल होता है, कैसे भरा जाता है, हर एक पॉइंट्स क्या कहता है। आई होप मैंने आपको सही तरीके से समझाया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।